तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के रिश्ते के बारे में। ये दोनों ही देश आज एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं और ये दुश्मनी आज की नहीं है बल्कि काफी सालों से चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत और चाइना स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के दुश्मन थे? अगर नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े एनिमीज बन चुके हैं? चलिए समझते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। had come under the control of the Chinese army outside Chin Plateau, Ladakh. The United States and other countries. Rare video of a that we should not have that many forces on the line of action. भारत और चाइना दोनों देशों के रिलेशंस जैसे आज हैं वैसे वो स्टार्टिंग से नहीं हुआ करते थे। एंशिएंट टाइम से ही दोनों देश एक दूसरे से काफी तरीके से जुड़े हुए थे। एंशिएंट टाइम की काफी सारी चीजें ऐसी थी जिन्होंने इन दोनों देशों को जोड़ रखा था। आज से कई सदियों पहले चाइना का सिल्क रूट था और उस रूट के थ्रू इंडिया और चाइना का ट्रेड हुआ करता था और उस ट्रेड से ये दोनों देश जुड़े हुए थे। उसके बाद जब बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ चाइना में और ईस्ट एशिया में तो वो इंडिया से हुआ था। आज से अप्रॉक्स 2000 साल पहले 204 एडी में चाइना के एक मॉन्क हुआ करते थे जिनका नाम था फाशियान। वो 402 एडी में इंडिया आते हैं और इंडिया में 10 साल तक वो रहते हैं और उनके इंडिया से चाइना वापस जाने के बाद महात्मा बुद्ध द्वारा संस्कृत में लिखे हुए काफी सारे टेक्स्ट को उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद 5th सेंचुरी में बौद्ध धर्म जो साउथ इंडिया के एक साधु थे वो जाते हैं चाइना और वहां काफी समय वो बिताते हैं और वहां के शाओलिन टेम्पल के अंदर वो एक मार्शल आर्ट की शुरुआत करते हैं जिसको आज हम सब लोग कुंफू के नाम से जानते हैं। तो ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री में काफी सारे कल्चरल एक्सचेंज हुआ करते थे इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इन देशों को कॉलोनी बनाया तो ये सारे कल्चरल एक्सचेंज जो पहले हुआ करते थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन फाइनली 1947 में जब इंडिया को आजादी मिलती है अंग्रेजों से तो उस समय चाइना के ऊपर रूल किया करती थी नेशनल पार्टी और उस समय चाइना को कहा जाता था रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया अपने फॉर्मल रिलेशंस को एस्टैब्लिश करता है रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ क्योंकि इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों अक्टूबर 1949 के अंदर जो गवर्नमेंट यहाँ पे रूल किया करती थी उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हटा देती है और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती है और रिपब्लिक ऑफ चाइना को कन्वर्ट कर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया जाता है। और इसके बाद 1950 में इंडिया एक पहला नॉन कम्युनिस्ट देश होता है जो इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर लेता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। हालांकि इस समय पाकिस्तान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करता। 1951 में जाकर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है इस गवर्नमेंट को। तो ऐसे इन दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत की। लेकिन 1950 में चाइना जबरदस्ती कब्जा करना स्टार्ट कर देता है तिब्बत के ऊपर और चाइना के इस एक्शन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और उनकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग उसको ये लगता है कि इंडिया चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन उस समय नेहरू ये सोचते हैं कि हमारा देश तो अभी आजाद हुआ है तो ऐसे में हमें पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखने चाहिए। और चाइना के उस एक्शन को नजरअंदाज करते हुए 1954 में दोनों देश एक दूसरे के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें नेहरू ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है चाइना के इस एक्शन से और आगे इंडिया चाइना के किसी भी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये एग्रीमेंट होता है 1954 में और साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्लोगन देते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, क्योंकि उस समय नेहरू चाइना की इंटेंशंस के बारे में नहीं जानते थे। वो यही चाहते थे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हों। तो ये सब हो रहा होता है और उसके 2 साल बाद ही चाइना जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन वाले रीजन में एक रोड बनाना शुरू कर देता है। उस रोड को चाइना बना रहा होता है तिब्बत और शेंजन को कनेक्ट करने के लिए क्योंकि दोस्तों इस समय भारत और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे। चाइना भारत के अक्साई चीन वाले रीजन को अपना मानता था और साथ ही अरुणाचल प्रदेश को भी अपने देश का एक पार्ट मानता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे भारत के नॉर्थ में कोई एक पर्टिकुलर बॉर्डर मार्क नहीं की गई थी क्योंकि अक्साई चीन वाले रीजन में उस समय कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि अक्साई चीन वाला रीजन पूरा बंजर था, वहां पर कोई खेती नहीं हो सकती थी, साथ ही वहां पे कोई मिनरल्स भी नहीं थे और इसी वजह से ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड नहीं थे उस जगह पे और इसी वजह से उन्होंने वहां पर बॉर्डर की मार्किंग नहीं की। तो ये दोनों देशों के बीच में काफी सालों से कन्फ्लिक्ट ही रहता था। चाइना उस जगह को अपना क्लेम करता था और इंडिया अपना। तो दोस्तों 1914 में जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था तो उन्होंने शिमला में बैठकर तिब्बत के लीडर्स के साथ अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री को लेकर
एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे शिमला एग्रीमेंट भी कहा जाता है। उस एग्रीमेंट में ब्रिटिशर्स ने अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री जो तिब्बत के साथ लगा करती थी उसको डिफाइन किया। उसको नाम दिया गया मैकमोहन लाइन। और उस समय तिब्बत एक ऑटोनॉमस देश था, चाइना का कंट्रोल नहीं था तिब्बत के ऊपर। लेकिन आगे चलकर जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसने मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया। उसका यह कहना था कि उस एग्रीमेंट को साइन करते हुए चाइना को इन्वॉल्व नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों उस समय चाइना को इन्वॉल्व करना कहीं से भी लॉजिकल नहीं था, क्योंकि उस समय तो तिब्बत अपना एक अलग देश हुआ करता था। चाइना का उस बाउंड्री के साथ तो कोई लेना देना था ही नहीं। और इसके चलते 1959 में चाइना अपने देश का एक मैप रिलीज करता है और उस मैप में चाइना अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन वाले रीजन को अपने देश का पार्ट दिखाता है। और चाइना के इस एक्शन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं नेहरू, और साथ ही ये भी कहते हैं कि जिन जगहों पर चाइना ने अपना क्लेम किया है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इंडिया के इस रिस्पॉन्स को देखकर चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और साथ ही 1959 में तिब्बत के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर दलाई लामा वो और उनके फॉलोअर्स वो सब चाइना की गवर्नमेंट से बचकर इंडिया के अंदर आ जाते हैं और इंडिया की गवर्नमेंट से शरण मांगते हैं। और इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें इंडिया के अंदर शरण दे देती है। और भारत के इस एक्ट से चाइना बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। लेकिन नेहरू को अभी भी चाइना की किसी इंटेंशंस के बारे में पता नहीं होता। वो तो अभी भी उसी स्लोगन में मानते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन चाइना की तरफ से अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया था और इसी वजह से भारत ने अपने ज्यादा सैनिकों को इन बॉर्डर्स वाले एरिया में तैनात नहीं कर रखा था। और फाइनली अक्टूबर 1962 में चाइना अपने असली रंग दिखा देता है और अचानक से इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है। चाइना भारत के ऊपर दो जगह से अटैक करता है, एक तो अक्साई चीन वाले रीजन से और दूसरा अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से। जैसा कि हमने बात की कि इंडियन गवर्नमेंट को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और इसी वजह से उस समय इंडिया तैयार भी नहीं था इस वॉर के लिए। उन बॉर्डर्स पे इंडिया के टोटल सिर्फ 20,000 सैनिक तैनात थे और चाइना ने अटैक किया था अपने 80,000 सैनिकों के साथ। उन 80,000 सैनिकों का सामना किया था भारत के सिर्फ 20,000 सैनिकों ने, जिसका परिणाम ये हुआ कि चाइना की आर्मी उस तरफ से आगे बढ़ती गई और भारतीय सैनिक पीछे हटते गए। और ऐसे करते करते चाइना अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री से अप्रोक्स 16 किलोमीटर आगे तक पहुंच चुका था और नॉर्थ वाले पार्ट में भी अक्साई चीन वाले रीजन में काफी आगे तक बढ़ चुका था। और इतने आगे बढ़ने के बाद चाइना ने इस लड़ाई को रोक दिया और दोस्तों अक्साई चीन वाले रीजन को ऑलमोस्ट 38,000 किलोमीटर की जमीन को चाइना ने अपने अंडर ले लिया। लेकिन ईस्ट साइड से अरुणाचल प्रदेश से चाइना वापस चले गया और ऐसे इंडिया ने अपनी इतनी जमीन खो दी और चाइना का मकसद भी पूरा हो गया। जो जमीन उसे चाहिए थी वो उसे मिल गई और चाइना की आर्मी ने जिस जगह पर आकर वो वॉर खत्म की उस जगह को ही बॉर्डर मान लिया गया। उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया। इस पूरे वॉर के टाइम पे भारत का साथ किसी भी देश ने नहीं दिया था और इस जंग के बाद भारत ने अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए चाइना के साथ। लेकिन दोस्तों इसके काफी समय गुजर जाने के बाद ऑलमोस्ट 26 साल के बाद चाइना इनवाइट करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को और 1988 में राजीव गांधी जाते हैं चाइना। ये जो दोस्ती का हाथ चाइना ने 1988 में बढ़ाया था इसके पीछे भी एक रीजन था। उस समय एशिया के अंदर चाइना के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे यूएसएसआर से, तो उसे एशिया के अंदर एक ऐसा बड़ा देश तो चाहिए था जो उसके साथ हो। खैर 1988 में राजीव गांधी के चाइना में जाने के बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है और फिर 1993 में भी भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी जाते हैं चाइना और वहां जाकर वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। और फिर उसके बाद 1996 में भी इंडिया के लीडर जाते हैं चाइना और वहां पर फिर से एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो ऐसे ही दोस्तों इन दोनों देशों के बीच के रिलेशंस फिर से एस्टैब्लिश होना शुरू होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद 2017 के अंदर डोकलाम स्टैंड ऑफ होता है। डोकलाम भूटान के नॉर्थ का एक रीजन है। 2017 में चाइना एक रोड बनाता है डोकलाम की तरफ और इसकी वजह से भूटान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि चाइना उसकी बाउंड्री की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों भूटान इंडिया का काफी अच्छा दोस्त है, इंडिया का अलाय है। तो ऐसे में भूटान फिर इंडिया से मदद मांगता है और इंडियन आर्मी पहुंच जाती है भूटान के डोकलाम वाले रीजन में और जाकर वहां पर चीनी सैनिकों के सामने खड़ी हो जाती है और चाइना की आर्मी को आगे बढ़ने से रोकती है। और इंडियन आर्मी को वहां खड़ा देखकर चाइना की आर्मी कुछ समय बाद वहां से पीछे हट जाती है। इंडिया ने अपनी आर्मी वहां पर इसलिए भेजी, उसके पीछे के दो रीजन थे। एक तो ये था कि भूटान इंडिया का काफी अच्छा दोस्त था और दूसरा ये था कि चाइना वहां पर आगे बढ़ रहा था और अगर वो और आगे बढ़ता तो उसकी वजह से जो इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो खतरे में आ सकता था। अगर वो कभी चाइना कंट्रोल कर लेता दोस्तों तो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता और भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन आर्मी वहां गई। और चाइना यहां भी नहीं रुकता है दोस्तों, बल्कि 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट होता है। गलवान वैली इंसिडेंट में चाइना के सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे आने की कोशिश करते हैं और इंडिया की बाउंड्री में घुसने की कोशिश करते हैं और तब फिर दोनों आर्मी के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं और उस इंसिडेंट में भारत के कुल 20 सैनिकों की जान जाती है और चाइना के 38 सैनिकों की जान जाती है। बोला जाता है कि गलवान वैली इंसिडेंट जो हुआ था
उसमें चाइना की तरफ से पहल कुछ रीजंस की वजह से हुई थी। उस समय इंडिया एलएसी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, वहां पर रोड बना रहा था और इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये किया था। और साथ ही ये भी बोला जाता है कि 2019 के अंदर आर्टिकल 370 को हटाया गया था और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस उसे मिल रखा था उसको हटाया गया था। उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने ये किया, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और साथ ही इस समय इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफी अच्छे थे और चाइना अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है यूएसए को। ये कुछ रीजंस थे जिनके बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि इस वजह से चाइना ने ये किया। और गलवान वैली इंसिडेंट के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं और आज भी दोनों देशों के बीच में रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं है। हाल ही में मार्च 2024 में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि एलएसी के रीजन पे काफी ज्यादा टेंस और डेंजरस माहौल है। लेकिन दोस्तों ये तो हमने उन एक्शंस के बारे में बात की है जो डायरेक्ट थे, लेकिन काफी ऐसे इनडायरेक्ट एक्शंस भी चाइना करता रहता है जिसकी वजह से दोनों देशों की दुश्मनी काफी बढ़ती गई है। जैसे कि चाइना इंडिया को चारों तरफ से काउंटर करना चाहता है और वो अपनी पॉलिसीज की मदद से ये कर भी रहा है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें उसने पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट भी बनाया है जो कि इंडिया की बाउंड्री के काफी पास में है। और साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, वहां पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और भारत इसका हमेशा विरोध करता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का पार्ट है। पाकिस्तान ने तो जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है। और श्रीलंका के साथ भी चाइना ने कुछ ऐसा किया। श्रीलंका के अंदर चाइना ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतनी कि श्रीलंका उसको चुका ही ना पाए। और ऐसे करके चाइना ने श्रीलंका का एक पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, उसको अपने अंडर 99 सालों के लिए ले लिया, जिससे कि वो इंडिया को ईस्ट से भी काउंटर कर पाए। और ऐसे ही इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ चाइना ऐसा ही करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो या फिर मालदीव्स हो। और दोस्तों ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है। और इसी तरीके से चाइना काफी सारी एक्टिविटीज करता रहता है जो इंडिया के अगेंस्ट में हो। जैसे कि आए दिन चाइना अपने देश के नक्शे को रिलीज करता रहता है और उस नक्शे में वो अक्साई चीन वाले रीजन को और अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का एक पार्ट बताता है। भारत का एक दुश्मन पाकिस्तान भी है और इसी वजह से चाइना काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को चाइना हथियार भी सप्लाई करता है और काफी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। काफी सारे इंटरनेशनल फोरम्स में चाइना हमेशा वोट करता है इंडिया के अगेंस्ट में। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए जब भी इंडिया का नाम जाता है तो चाइना उसके अगेंस्ट में वोट करता है और वीटो लगा देता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें से 4 मेंबर इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबरशिप उसमें मिलनी चाहिए। लेकिन चाइना ये नहीं चाहता और हमेशा इसके अगेंस्ट में होता है। और इसको काउंटर करने के लिए दोस्तों इंडिया भी काफी सारी चीजें करता है। जैसे कि इंडिया ने भी अपना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लॉन्च किया था और अब 2023 के G20 में भी इंडिया ने काफी देशों के साथ आईमैक को साइन किया, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर है। लेकिन दोस्तों चाइना आज इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश चाइना के ऊपर ट्रेड के लिए डिपेंडेंट है और इंडिया भी उन्हीं में से एक देश है। भारत का चाइना के साथ काफी ज्यादा ट्रेड है। 2022 में ये ट्रेड ऑलमोस्ट $135 बिलियन का हो गया था। लेकिन ट्रेड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस ट्रेड में मोस्टली इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। चाइना बहुत ही कम इंपोर्ट करता है इंडिया से। इसका मतलब कि इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर। और साथ ही में जो चाइना इंपोर्ट करता है इंडिया से वो बहुत प्राइमरी चीजें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि कॉटन, आयरन ओर, कॉपर और डायमंड्स। लेकिन भारत अपनी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इंपोर्ट करता है चाइना से, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स। इसका मतलब कि भारत आज भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो ये था दोस्तों कि कैसे आखिर में चाइना ने दुश्मनी की भारत के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब जरूर